हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए मिशन में। ये है मुख्य परीक्षा की तैयारी। हालांकि मेंस की तैयारी कोई स्पेशल नहीं होती, बल्कि पीटी और मेंस दोनों साथ साथ में चलता है। ये जो क्वेश्चन आमतौर पे जो पीटी में आते हैं वो मेंस से संलग्न होते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आईएएस में क्वेश्चन क्या पूछा है। और आज का टॉपिक है, हम एक क्या कहते हैं टॉपिक को लेंगे, विषय वस्तु को, और वो है 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 के विद्रोह पर क्या क्या क्वेश्चन आईएएस में आए हैं। हम यहाँ सिर्फ आईएएस के क्वेश्चन को देखेंगे, न कि पीसीएस को। न तो उत्तर प्रदेश, न उत्तराखंड, न बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, किसी भी स्टेट के स्टेट पीसीएस के जीएस के क्वेश्चन को नहीं देख रहा हूँ। चूँकि आईएएस का क्वेश्चन सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है। अगर आप आईएएस को ही मुख्य लक्ष्य मान के चले तो पीसीएस सब उसमें समाहित होता है। 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी प्रश्न आईएएस में आए हैं, ज़्यादातर को समाहित करने की कोशिश की है। कुछ हद तक कुछ रह भी गया है, लेकिन आप एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी इसी तरह के प्रश्न पीसीएस में आते हैं, थोड़ा इससे सरल होते हैं। तो जब आप टफ काम कर चुके होंगे तो सरल का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित पहला प्रश्न आईएएस में देखते हैं कुछ प्रश्नों को। ये प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम ये था कि इसने ब्रिटिश भारतीय सेना को साम्राज्यवाद की रक्षा करने वाली एक मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया। विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 नंबर के। आपको पता है या तो 15 या तो 150 शब्द के आते हैं 10 नंबर के, या 250 शब्द के आते हैं 15 नंबर के। लेकिन आपको होलिस्टिक अप्रोच से तैयारी करनी है, इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। 150 शब्द में, ये 10 नंबर के हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदी तक चले आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधीनता, भेदभावपूर्ण नीतियां, धार्मिक हस्तक्षेप और विद्रोह का दमन अंततः 1857 के विद्रोह के रूप में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जिसने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पूर्ववर्ती विद्रोहों के असंतुष्ट नेताओं को एक मंच प्रदान किया। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विचार को आकार देने में अहम योगदान दिया। उपर्युक्त कथन के आलोक में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन के महत्व पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में। हालांकि ये स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है, 1857 के बैकग्राउंड में क्वेश्चन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन में, विशेषतः प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय निकायों एवं लोक सेवाओं के क्षेत्र में कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए थे। ये 250 शब्दों में 15 नंबर के हैं। अब आपको मैं ये बताऊं, इसी क्वेश्चन में से तोड़ मरोड़ के और बहुत सरल, जैसे कई बार पूछ देंगे 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में आए हैं इस तरह के प्रश्न, यूपी पीसीएस में आए हैं, बिहार पीसीएस में आए हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुए, ये क्वेश्चन आए हैं। 1857 के विद्रोह से किस प्रकार मध्यम वर्ग या उच्च शिक्षित वर्ग क्या कह रहे कि अछूते रहे, ये इस तरह के प्रश्न काफ़ी आए हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, न कि क्वेश्चन वाइज, और चैप्टर के हर एक पहलू पे फोकस करेंगे और ताकि आपका आंसर हो जाए। अब इसमें एक बात का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा कि चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो जिसमें 150 शब्द के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 250 शब्द के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंसर, और पीसीएस में भी वैरी करता है
छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैटर्न भी है। तो इसमें जो शब्द सीमा का बहुत बड़ा रोल है, कहीं 50 शब्दों में भी पूछे जाते हैं, कहीं 10 शब्दों में, 20 शब्दों में, 1 शब्द में भी पूछे जाते हैं, और यहाँ 150 और 250 शब्दों में। लेकिन आपको होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ना है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि एटलीस्ट आप 150 शब्द लिख पाएँ, 250 शब्द लिख पाएँ। उसके लिए क्या है, अब हर जगह पे 5, 7, 10 मान लो पॉइंट है, तो कम से कम हर एक पॉइंट में प्रभाव क्या है, कारण क्या है, पूर्ववर्ती विद्रोह कौन कौन से हुए, क्या क्या, कम से कम 3-4 पॉइंट हर क्षेत्र में अगर आपको याद होगा तो एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे। देखिए सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है अपने आप में एक ओलंपिक दौड़ की तरह है। वहाँ पे 1 सेकंड का टाइम, आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के बाद 1 सेकंड का टाइम भी बहुत भारी पड़ता है। आपको जो भी याद होता है उसको समाहित करना होता है एक निश्चित शब्दों में। अगर शब्द सीमा आपकी बढ़ जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपका नंबर कटता है। तो शब्द सीमा में ही लिखना पड़ता है, इसलिए बढ़ाना भी नहीं पड़ता है। कम शब्द में लिखेंगे वो भी आपके लिए घाटा होगा। तो आपको एक लिमिट लेके चलना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि हर एक टॉपिक में 3 पॉइंट 4 पॉइंट जरूर आप याद करें, प्रैक्टिस करें। और 4 पॉइंट आपको तब याद होगा, 3 पॉइंट तब याद होगा जब आप 8 पॉइंट याद करेंगे। तो 3 पॉइंट एग्जाम में रहेगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। अब प्रैक्टिस तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 100 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, लिखना होगा। 100-200 बार सुनते रहिए जब भी मौका मिले। तो चलिए देखते हैं अहम बात। 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे, जो इस प्रकार हैं। अब इस तरह के प्रश्न आए हैं कि 1857 के विद्रोह से 100 साल पहले बहुत सारे विद्रोह हुए, उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए अब इस सवाल का जवाब आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। होलिस्टिक अप्रोच में रहेगा तो आप हर लाइन को टच करेंगे। तो इसका देखिए 18, इसमें कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। 1857 से पहले की 1 सदी में सैकड़ों छोटों विद्रोहों के साथ ही थे। लगभग 40 से अधिक बड़े विद्रोह भी हुए। बहुत सारे सैकड़ों विद्रोह होते ही थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये विद्रोह चरित्र और प्रभाव में स्थानीय था। इस बात का आप कुछ ख्याल रखेंगे कि आपको कुछ बातें याद रखनी है, और एक दूसरे से अलग भी थे, क्योंकि प्रत्येक विद्रोह अपनी अपनी अलग ही मंशा के तहत थी। ठीक है। और ब्रिटिश शासन की पहली शताब्दी के दौरान विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला नजर आती है, जिसे कैथलीन गफ जो है पुनः स्थापनावादी विद्रोह कहा है, क्योंकि वे असंतुष्ट स्थानीय शासकों, मुगल अधिकारियों या जमींदारों द्वारा शुरू किए गए। ये और देखिए किसान विद्रोह में क्या क्या कौन कौन है, कुछ नाम आपको वर्णन करना पड़ेगा। जैसे फकीर और सन्यासी विद्रोह जो बंगाल और बिहार में हुए थे 1770 के 1820 में। ये व्यापक रूप से बार बार हुए संघर्ष थे, जिनके चरमोत्कर्ष में लगभग 50,000 विद्रोह तक शामिल थे। तो आप देखिए इस बात का आप ख्याल रखिए कि हमेशा डेट जरूरी नहीं कि आपको याद नहीं है। तो एक तो ये कि प्रैक्टिस कीजिए, नहीं याद है तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। डेट का रोल नहीं है, रोल ये है कि आप जो मेंशन कर रहे हैं मेंस में, आपकी समझ कितनी। तो फकीर और सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल और बिहार में। ये सारे पॉइंट को आप लिख लेंगे एक एक करके और प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार हो सके आप वीडियो सुनते रहेंगे। चलिए सन्यासी विद्रोह, सन्यासी द्वारा धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने पर रोक लगाने के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है संताल विद्रोह। अब ये 5-7 विद्रोह आपको याद रहना चाहिए ताकि आप मेंस में मेंशन कर सकें। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। राजस्व अधिकारियों, पुलिस, जमींदार तथा सूदखोरों के विरुद्ध संथाल लोगों ने सिद्धू और कानू के नेतृत्व में विद्रोह किया। अब ये आपको पीटी में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस के लिए, पीटी के लिए भी नोट है। नेक्स्ट हुआ नील विद्रोह। नील विद्रोह आपको 1859 में होता है। नीलों का अंग्रेजों द्वारा नील उपजाने वाले किसान के प्रति अत्याचार के विरोध स्वरूप चलाया गया। उसके बाद रामोसी विद्रोह। अब सारे विद्रोह करीब करीब जो है
आपको ज़्यादा टैक्स के कारण और अत्याचार के कारण हुए। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई, रामोसी विद्रोह 1822, 1825, 1829 में हुआ। और भील विद्रोह, भील सरदार सेवाराम के नेतृत्व में हुआ। अब ये क्वेश्चन आपको पीटी में आ सकता है। तो इस तरह से आपको मेंस की तैयारी और पीटी की साथ साथ करनी है। और पुराने शासक भारमल को पुनः शासक के रूप में स्थापित करने के लिए कच्छ में विद्रोह हुआ था। ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 में इसके नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया। अहोमों ने असम के अहोम क्षेत्र के तत्कालीन ढांचे में परिवर्तन के ब्रिटिश प्रयास के विरोध में विद्रोह कर दिया। तो ये क्वेश्चन पीटी में भी आता है मिलाने के लिए। उसके बाद आप देखिए, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता गुरु राम सिंह थे, इतना आपको बताना है। राजा चैत सिंह का विद्रोह अवध में हुआ। इसका प्राथमिक लक्ष्य मौजूदा कृषि संबंधों को पुनर्बहाल करना था। पोलीगर विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। कंपनी नीतियों के विरुद्ध पोलीगर यानी सैन्य प्रमुखों के रूप में नियुक्त सामंत सरदार विद्रोह में किसान भी शामिल हुए। उसके बाद उड़ीसा में देखिए विद्रोह है, हर एरिया में विद्रोह हुआ। पाइक विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ। कंपनी शासन के विरुद्ध बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था ये। और उड़ीसा का ये स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है इसको, पाइक विद्रोह को। ठीक है। उसके बाद फराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ। कर नहीं देने का आंदोलन था, ये पहला कर नहीं देने का आंदोलन था। ख्याल रहे ये क्वेश्चन हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में किया गया। ये सब पीटी में आता है, तो इसको आपको दोनों दृष्टि की पीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भील विद्रोह खानदेश में हुआ। आगे आइए, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, सिंहभूम, बिहार, उड़ीसा में हुआ। संथाल विद्रोह पूर्वी भारत सबसे प्रभावशाली आदिवासी आंदोलन था। सिद्धू और कानू इसके नेतृत्व थे। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में लड़ी सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए थे, वो भी हुआ। यह है सेना का विद्रोह। 1806 में वेल्लोर मठ में विद्रोह हुआ सैनिकों का। उसके बाद 1842 में बर्मा में युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया, ये ध्यान रहे। 1825 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ। 1844 में 34वीं NI एवं 64वीं रेजिमेंट ने सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। तो इन सबको आपको नोट करना है और याद करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन, वो 1857 से पूर्ववर्ती विद्रोह का था। तो 1857 के विद्रोह के जो महत्वपूर्ण है कारण, तो 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो देखिए सिंपल सी बात है कि 1857 के विद्रोह के एक कारण नहीं है, तत्कालीन कारण थे, लेकिन असल कारण जो था वो आर्थिक था, उसके बाद राजनीतिक प्रशासनिक था, सामाजिक था, ये सब कारण थे। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं, इसी को आपको लिखना है मुख्य परीक्षा में। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकार में पर्याप्त मतभेद है। अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतें चर्बी युक्त कारतूस मानते हैं, अधिकांश। परंतु आधुनिक खोजों से ये करीब सिद्ध होती है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस तो एकमात्र कारण नहीं, सर्वाधिक कारण है, न कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। एकमात्र वो तत्कालीन कारण था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण और भी थे जो उसको जन्म दिए। वो सब थे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण। तो ये कारण थे। तो अब तत्कालीन कारण में आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सैनिकों को एक ऐसी कारतूस का प्रयोग करना पड़ा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इससे हिंदू एवं मुसलमान सैनिकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया। शीघ्र ही इस रोष ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक ज्वालामुखी के रूप में फट गया। तो ये देखिए तत्कालीन कारण था, इसको भी मेंशन कर सकते हैं आप। उसके बाद आर्थिक कारण, जाहिर सी बात है आप सारी बात को नहीं लिख सकते, लेकिन इतना नॉलेज होगा तो क्वेश्चन जैसे टर्न करेगा तो आप आंसर को टर्न कर सकते हैं। आर्थिक कारण,
1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियां भी प्रमुखता से जिम्मेदार थी। भू राजस्व व्यवस्था में नवीन सुधारों ने किसानों की स्थिति दयनीय बना दिया। दूसरा पॉइंट, भारत की पारंपरिक उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे और दस्तकारों हस्तशिल्पों की बड़ी संख्या मजदूर बन गई थी। ये सब आप नोट कर लेंगे। और तीसरा पॉइंट है, सूती वस्त्र उद्योग के नष्ट होने से ढाका, जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, जंगल बन गया था। मुर्शिदाबाद उजड़ गया था। तो इस तरह से आप ये देखिए कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, छोटे स्मॉल इंडस्ट्री थे और बड़े इंडस्ट्री थे, सब प्रभावित हुए थे। लोग बेरोजगार हो गए थे। चौथा पॉइंट है, अंग्रेजों की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषकों की दशा दयनीय हो गई। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था भारतीय कृषकों के लिए अहितकारी साबित हुई। अभी क्वेश्चन पीटी में आता है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ थी, रैयतवाड़ी कहाँ थी, महलवाड़ी कहाँ थी, ये सब आपको याद करना है। स्थायी जैसे पश्चिम बंगाल में थी, बिहार में थी, महलवाड़ी पंजाब में थी। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? सामाजिक कारण में हम देखते हैं, अब जैसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि सामाजिक कारण बताएं, तो सामाजिक कारण भी वर्णन कर सकते हैं। एक साथ भी पूछ सकता है 1857 के विद्रोह के कारण बताएं, ये। तो सामाजिक कारण में देखिए, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए रेल, डाक, तार आदि को भारतीयों ने भ्रमवश गलत अर्थ में लिया। उन्होंने सोचा कि यह साधन मात्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। क्या सोचा? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तो उनको लगा कि ये तो गलत काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य का अधिकाधिक प्रचार किया तथा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य की उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों हो गए? क्योंकि वो अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे थे। तीसरा पॉइंट, 1818 के पश्चात कंपनी की सरकार ने भारत के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने जाति नियमों की उपेक्षा की। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। जितने भी कुप्रथा थे उसको प्रतिबंध लगाया, तो भारतीयों को बुरा लगा। रूढ़िवाद भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध खलबली मच गई। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़े एवं आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार न कर कदम कदम पर उनकी उपेक्षा की। अंग्रेजों की रंग भेद नीति के कारण भारतीयों को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। तो ये सब थे कारण। धार्मिक कारण में देखते हैं क्या क्या है। तो धार्मिक कारण में है, अंग्रेजों ने ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी, उच्च पद तथा अनेक सुविधाएं प्रदान की। इससे हिंदू एवं मुसलमानों को कंपनी सरकार के प्रति जो है आशंका होने लगी। तो देखिए, चूंकि धार्मिक कारण यह था कि उनको ईसाई धर्म का प्रचार अधिक से अधिक कराना था, उसके लिए लालच देने लगे। ये सारे कारण जो है ना, लोगों के प्रति नफरत लोगों को शासक के प्रति होने लगी। हिंदू धर्म में मान्य गोद प्रथा को लॉर्ड डलहौजी ने अवैध घोषित कर दिया, गोद प्रथा को, और भारतीय नरेशों के संतानहीन होने पर उनके राज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अवध का नवाब है आप। तीसरा पॉइंट, अंग्रेज हिंदू व इस्लाम धर्म की खुलकर आलोचना करते थे, इसलिए हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबियों को ठेस पहुंची। यह भी एक कारण था। अंग्रेजों ने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। इससे हिंदू और मुसलमानों को संदेह होने लगा कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी ईसाई हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कारण है, धार्मिक कारण, कि उनको लग रहा था कि इनका एकमात्र उद्देश्य है कि ईसाई बनाना। वो रीति रिवाजों पे चोट कर रहे हैं, वो शिक्षा में इंग्लिश ला रहे हैं, भारतीय शिक्षा और संस्कृति और सभ्यता को की अवहेलना कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी। चलिए राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और विलेजली की सहायक संधि, अब ये पीटी में भी आता है, का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप एनसीईआरटी जो आपको दिया जा रहा है, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी आप ले लेंगे टेक्स्ट बुक, तो ये सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी। यहाँ हम सिर्फ नोट के फॉर्म में आपको अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे आप मेंस में प्रदर्शन करेंगे।
डलहौजी ने इसके तहत क्या है कि हड़प नीति के तहत डलहौजी की जो हड़प नीति थी उससे हड़प लिया जाता था और सहायक संधि के तहत एक संधि करते थे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ रहेंगे। और बहुत सारी संधियाँ होती जैसे टीपू सुल्तान के साथ हुई थी वेलेस्ली की, और भी मैसूर के हैदर अली के साथ हुई थी और विभिन्न राजाओं के साथ हुई थी। और उनको सहायक संधि में ये कहते थे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और मदद करने के चक्कर में उनका शोषण करते थे। तो ये रहा कुल मिलाकर के जो आप पढ़ लेंगे। तो डलहौजी ने अपने व्यापक नीति द्वारा जयपुर, संबलपुर, झांसी, देख लीजिए इतने, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। ये सब कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त है। तो राजाओं में भी असंतोष था उनके स्वार्थ के कारण। डलहौजी ने तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधि जब्त कर ली। कहाँ के? तंजौर और कर्नाटक के। मुगल बादशाह को अपमान करने के लिए उन्हें नजर देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया। सिक्कों पर नाम खुदवाना, नजर देना समाप्त कर दिया। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के में रहने का आदेश दिया। तीसरा पॉइंट, मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसीलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया। वास्तव में मुगल बादशाह से जनता क्या कहते हैं, संवेदना जुड़ी हुई थी, संवेग से जुड़े थे और जनता जो है ना उनका अपमान अपना अपमान समझती थी। चौथा पॉइंट, राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। मतलब मुख्य न्यायाधीश वगैरह अंग्रेज होते थे, बड़े पद पे अंग्रेजों को लिया जाता था, इस तरह का भेदभाव था। पांचवा पॉइंट, कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपने सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। तो यह था प्रशासनिक कारण। विद्रोह की प्रकृति, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के राष्ट्रीय इतिहास की प्रथम महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह की प्रकृति के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, किंतु ये सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था। ये मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब सवाल यह है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहता है? इस बात का भी पीटी में आ जाता है क्वेश्चन, इस पे आप ध्यान रखेंगे। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और ये क्वेश्चन पीटी में भी आता है, मिलाने के लिए भी आता है। तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में था और दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, वहाँ पे विद्रोह के नेतृत्व करता। कानपुर में विद्रोह के अग्रणी नेता नाना साहब थे। ये सब पीटी के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। इलाहाबाद, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने किया, जो युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ती हुई 17 जून 1858 को ग्वालियर में वीरगति हुई। ये भी आता है क्वेश्चन कि वीरगति कब हुई। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ये सब तो पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। जगदीशपुर, बिहार स्थित जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, कुंवर सिंह साहब। ये इस पे तो बिहार में बहुत क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर हुए विद्रोह को विलियम टेलर तथा मेजर वेसेंट आयर ने दबाने में सफलता प्राप्त की। ये रहा विद्रोह के असफलता के क्या कारण। अगर आखिर इतना बड़ा विद्रोह हुआ और विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, तो मैं आपको ये बता दूं, संगठन का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, नीति योजना नहीं थी। तो ये सब मतलब आपको पॉइंट जो है ना एकदम दिमाग में चलते रहना चाहिए। तो 1857 ईस्वी में व्यापक पैमाने पर हुए इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक थी। यही कारण रहा कि प्रारंभ में अनेक स्थानों पर भारतीयों को सफलता प्राप्त हुई, किंतु अंत में अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और विद्रोह सफल न हो सका।
विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख क्या थी? एकता, संगठन, साधनों की न्यूनता। एकता की कमी, संगठन का अभाव, साधनों की न्यूनता और नेतृत्व का अभाव। विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी, न ही कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। यह बहुत महत्वपूर्ण। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। एक तरफ अवध, रुहेलखंड तथा उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह, वहीं सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहीं पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की। मतलब दो तरफा चल रहा था। कुछ लोग तो विद्रोह कर रहे थे और कुछ लोग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, तो इसलिए हम में एकता नहीं थी। जहां विद्रोहियों के प्रयास इक्का दुक्का, जैसे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई नेता थी, वहीं कंपनी के पास लॉरेंस बंधु, निकोलस आउटरम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य सेनापति थे उनके पास। ठीक है, लॉरेंस, निकोलस, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही एक ऐसी भावना थी जिसके कारण विद्रोही एकजुट थे, अन्यथा उनके पास न तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी और न भविष्य की योजना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सब पॉइंट आप अलग से नोट करके साइड में आप नोट करके याद करेंगे। क्या थी? न कोई राजनीतिक दृष्टि थी और न ही भविष्य की योजना थी। विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, किंतु बैरकपुर में सैनिकों ने उत्साह में आकर समय से पूर्व ही विद्रोह कर दिया। अतः निर्धारित तिथि से पूर्व विद्रोह हो जाने के कारण समस्त भारत में एक साथ विद्रोह न हो सका। राष्ट्रीय भावना का अभाव था। राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण भारतीय समाज के सभी वर्गों में विद्रोह में साथ नहीं दिया, बल्कि सामंत वर्ग तो अंग्रेजों के साथ ही रहा। तो राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, एकता नहीं थी, योजना नहीं थी, संगठन का अभाव था। विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता विरुद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों में उचित नेतृत्व प्रदान न कर सका। यही कारण रहा कि भारतीय संगठन एवं साहस का परिचय देने के बाद भी सफल न हो सका, क्योंकि वो बूढ़ा था और उचित नेतृत्व नहीं कर सकता था, वो खुद कमजोर था। यद्यपि भारतीय विद्रोहियों ने साहस का प्रदर्शन किया, किंतु अंग्रेजी सेना की तुलना में भारतीय सेना कमजोर थी। नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता थे, किंतु एक अच्छे सेनानायक नहीं थे। बहादुर शाह जफर भी वृद्ध होने के कारण सैन्य क्षमता का कुशल प्रदर्शन न कर सके। विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। समझिए, ये पीटी में आ सकता है। किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने। भारत में अंग्रेजों ने आवागमन तथा संचार के साधनों का पर्याप्त विकास कर लिया था। ये साधन विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के लिए सहायक सिद्ध हुआ। तो जो संचार के साधन थे, ये भी विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव होने के कारण उचित मात्रा में उच्च किस्म के अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था न कर सके। उनकी स्थिति का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया। शिक्षित वर्ग की उदासीनता भी रही। 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग जो है पूर्णतः उदासीन रहा। यदि शिक्षित वर्ग अपने लेखों द्वारा भारतीयों को क्रांति के प्रति उत्साहित एवं संगठित करते तो परिणाम कुछ और होता। 1857 के विद्रोह की उपलब्धि के बारे में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि किसी ऐतिहासिक घटना का महत्व उसकी तत्कालिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता तो 1857 का विद्रोह एक ऐतिहासिक त्रासदी भर नहीं था। इसने अपनी असफलता में अपने महान उद्देश्यों को पूरा किया। यही 1857 का विद्रोह है जो असफल होने के बावजूद बाद में भारतीयों को यह एहसास हुआ कि राष्ट्रवाद का विकास जरूरी है, राष्ट्रीयता जरूरी है, एकता जरूरी है, संगठन जरूरी है। और इसी कारणवश आगे चल करके आप ये देखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना होती है। तो आप हमें ये बताइए, अगर 1857 का विद्रोह न होता तो कांग्रेस की स्थापना न होती, राष्ट्रीयता की भावना नहीं आती, तो ये सारे जो कोई भी चीज़ जो फेल्योर होता है
वो फेल्योर होता है, वो अपने अंदर कुछ सफलता भी लेकर रहती है। फेल्योर जो है ना सफलता की पहली सीढ़ी है। फेल्योर 100% फेल्योर नहीं होता है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनकर 1857 के विद्रोह ने उस उपलब्धि को प्राप्त किया जो अन्य विद्रोहों के लिए संभव नहीं था। तो 1857 के विद्रोह को उपाधि मिली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। ये मामूली बात नहीं है, ये अपने आप में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब हम यहाँ देखेंगे 1857 के विद्रोह के परिणाम आखिर क्या आए। क्वेश्चन कई बार कई तरह से क्वेश्चन आता है, क्या परिणाम आए, क्या प्रशासनिक परिणाम आए, अंग्रेजों के रुझान में क्या परिवर्तन आया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही आराम से इसको आप लिख करके याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 100 बार, तब जाकर के आप उस लायक बनेंगे। आप वीडियो को 100 बार सुनेंगे, आप सारे पॉइंट को 100 बार याद करें, 100 बार प्रैक्टिस करें। मेरा यही कहना है कि 100 बार कम से कम आपका स्टैंडर्ड 100 टाइम्स होना चाहिए। तो परिणाम देखते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया जिसके अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कर दिया। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया और डायरेक्ट पार्लियामेंट का शासन शुरू हो गया, ब्रिटिश क्राउन का। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्राउन द्वारा भारतीय जनता से किए गए भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक नई व्यवस्था लाई गई। 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की सेना का पुनर्गठन किया गया और पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया तुलना में। पहले भारतीय सैनिक ज्यादा होते थे, लेकिन देखा कि ये विद्रोह कर रहे हैं तो यूरोपीय सैनिकों की तादाद अनुपात में बढ़ा दिया। सेना का इस तरह से पुनर्गठन किया और भेदभाव की नीति अपनाई, बांटो और राज करो की नीति अपनाई। सैनिक की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। अब देखा कि विद्रोह हो रहा है, राजा भी शामिल हो रहे हैं, तो उनका जो विलय की जो नीति थी और राज्यों को अपने में मिलाने की नीति को समाप्त कर दिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। ये सारे पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, पीटी और मेंस दोनों के में फायदा होगा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। तो मतलब एक सचिव होगा, उसको भारत मंत्री भी कहते हैं, 15 सदस्यों वाली, ये सब पीटी में आता है, ठीक है। उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई। अब देखिए, पहले गवर्नर जनरल कहलाते थे, लेकिन 1858 के अधीन जो नियम बना उसमें गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया, क्योंकि वायसराय जो है वो क्या करें, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व माने जाते थे और गवर्नर जनरल कंपनी का होता था। ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी गई। तोपखाना पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे जैसे मंगल पांडे वगैरह ने तोप वोप चलाया, क्या करें, हिंदुस्तानियों के पास तोप थे, वो अंग्रेजों को उड़ा रहे थे, तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को तोप देना ही बंद कर दिया। अनेक ऐसी रेजिमेंट बनाई गई जिसमें केवल अंग्रेजों को रखा गया।
तो ये अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, अंग्रेजों को रखा गया। हिंदू मुस्लिम एकता, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता का प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के बाद एक सबसे बड़ी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ गई। हालांकि इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो और हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना। लेकिन इसमें आप जान लीजिए, अंग्रेज ऑथर है, एक लेखक है, वो कहते हैं कि कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान को अंग्रेज चाह के भी लड़ा नहीं सकता था। वो चाहते तो थे कि लड़ाएं, लेकिन इतनी आपस में एकता और मोहब्बत थी कि वो आपस में लड़ नहीं पाते थे। तो इतनी एकता थी, ये बहुत बड़ी मिसाल कायम की। राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। अब भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के विकास ने गति पकड़ ली। वर्ग का वास्तविक ज्ञान, सामंत वर्ग ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। परिणाम स्वरूप उनमें तथा साम्राज्यवाद में सहयोग का युग आरंभ हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा, सबको उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों और रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि वादे किए गए। प्रांतीय प्रशासन, वर्ष 1861 के अधिनियम ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रांतीय सरकारों को पुलिस, जेलों, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं एवं सड़कों जैसी कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए केंद्रीय राजस्व से निश्चित रकम दी गई तथा उन्हें इच्छानुसार प्रशासित करने के लिए कहा गया। 1877 में लॉर्ड लीटन ने व्यय की कुछ अन्य मदों को प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया, जैसे भूमि राजस्व, उत्पाद शुल्क, सामान्य प्रशासन तथा कानून एवं न्याय। 1882 में राजस्व के सभी स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य, प्रांतीय और ऐसे राजस्व जिन्हें केंद्र एवं प्रांतों के बीच विभाजित किया जाना था। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति जैसे स्थानीय सेवाओं को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया गया, जो स्थानीय करों के माध्यम से उन्हें वित्त पोषित करेंगी। वर्ष 1882 के रिपन के प्रस्ताव में स्थानीय मामलों को अधिक से अधिक स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रशासित करने की नीति निर्धारित की गई, जिसमें अधिकांश अनौपचारिक सदस्य शामिल होने थे और सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु धीरे धीरे घटाकर 1859 में 23 और 1878 में 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय ना आ पाए। यह है भारतीय दबाव के कारण 1918 के बाद धीरे धीरे विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, लेकिन नियंत्रण तथा प्राधिकार अंग्रेजों के अधीन थे। भारतीयकरण 1918 के बाद देखिए 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया और अंग्रेजों को अनेक प्रशासनिक सैनिक सुधार करने पर विवश कर दिया। यह था अंग्रेजों द्वारा सेना के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी किसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था। ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र में विश्व की अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों यथा रूस, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि से भी उपनिवेशों की रक्षा के निमित्त भारतीय सेना का उपयोग करना चाहती थी। संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेना में महत्वपूर्ण विभागों जैसे तोपखानों, सिग्नल्स तथा सशस्त्र बलों में कड़ाई से यूरोपियों के अधिकार स्थापित किया गया। यहाँ तक कि सन 1900 तक भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली बंदूकें यूरोपीय सैनिकों की तुलना में घटिया किस्म की होती थी तथा सेना के किसी महत्वपूर्ण विभाग में भारतीयों को कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं सौंपा जाता था। लड़ाकू जातियां एवं गैर लड़ाकू जातियां विशिष्ट समुदाय से सेना के लिए अच्छे सैनिक भर्ती कराए गए। अब देखिए जातियों को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया, लड़ाकू और गैर लड़ाकू। कालांतर में इसी विचारधारा के तहत सिख, गोरखा एवं पठान को सेना में भर्ती किया गया था तथा इनका प्रयोग भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विद्रोहों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया। किनका? सिख, गोरखा और पठान को। इसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि इससे भारतीयों में प्रांतीय भेदभाव पनपेगा तथा राष्ट्रवादी आंदोलन स्वयं दुर्बल हो जाएगा। सेना की सभी रेजिमेंट में जातीय एवं सांप्रदायिक कंपनियों का गठन किया गया तथा भारतीय शाखा में संतुलन के लिए विभिन्न सामाजिक जातीय तबकों से युवाओं की सेना
में भर्ती की गई सैनिकों में सांप्रदायिक, जातीय, दलित एवं क्षेत्रीय भावना को उभारा गया। यहीं से बांटो और राज करो की नीति आई है, जिससे राष्ट्र के विकास को रोका जा सके। 1857 के विद्रोह में वे स्थान जहाँ के सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ दिया था, गैर लड़ाकू जाति के घोषित कर दिया गया। उसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया जो सैनिक जो है ना विद्रोहियों का साथ दिए थे। और जैसे वो जगह थी अवध, बिहार, मध्य प्रांत और दक्षिण भारत के प्रमुख थे। जिन प्रदेशों के सैनिकों ने विद्रोह में अधिक भाग लिया था, वहां के लोगों की सेना में भर्ती बंद कर दी गई। ये था। उपरोक्त सुधारों को अपनाकर सेना को समाज एवं देश की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर देने का प्रयास किया गया, जिससे उनमें देश प्रेम की भावना बिल्कुल जागृत न हो सके। इसके अलावा लोगों को जल्द ही पता लग गया कि इन सेवाओं को भारतीयकरण के बाद भी उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। इन सेवाओं में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के एजेंट के रूप में कार्य किया। तो कुल मिलाकर के 1857 के विद्रोह के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हो गई कि बांटो और राज करो की नीति का खुल करके समर्थन हुआ और हर जगह सांप्रदायिक, जातिगत भेदभाव शुरू किया गया। स्मरणीय तथ्य है जो पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिए। सबको आप लिखेंगे और याद करेंगे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई मेरठ से 10 मई 1857 को हुई। विद्रोह मुख्यतः दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली में केंद्रित रहा। विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के समय विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। अब विद्रोह के नेता कहाँ कहाँ कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है पीटी में। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज, ये है ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उन्हें विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा विद्रोहियों में मर्द। ब्रिटिश सांसद डिजाइली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डिजाइली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। वीडी सावरकर ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पीटी में भी आता है। पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास। बौद्धिक वर्ग, व्यापारी भारतीय शासक ने केवल विद्रोह से अलग रहे। बौद्धिक वर्ग भी अलग रहे, पढ़े लिखे लोग, व्यापारी भारतीय शासक विद्रोह से अलग रहे, बल्कि विद्रोह को कुचलने में सरकार की मदद भी की। अब कुछ शासक जो जिनको खुद लॉस हुआ था, बहुत सारे शासक, वो लोग विद्रोह में शामिल थे। तात्या टोपे ने को मारवाड़ के देशद्रोही राजा मान सिंह की मुखबरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और फांसी की सजा दी थी। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग है ओरिजिनल, ये भी क्वेश्चन आता है, और राजा मान सिंह की मुखबरी में। 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो बाद में वायसराय कहा जाने लगा। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी क्वेश्चन है, और आखिरी गवर्नर जनरल थे। और 1857 के विद्रोह के बारे में आरसी मजूमदार ने कहा, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। तो ये सब है, ये कुल मिलाकर के होलिस्टिक अप्रोच में है। हम आगे इंग्लिश में भी देख लेंगे। और एक अहम बात यह है कि ये जो नोट बनाया गया है, ये एनसीईआरटी, डिफरेंट टेक्स्ट बुक जैसे ग्रोवर, विपिन चंद्रा, एनसीईआरटी और भी डिफरेंट मटेरियल्स मिलाकर के एक बेहतरीन नोट्स है, और इसको आप लिख लीजिए और याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अंग्रेजी वाले भी अंग्रेजी में, आप इंग्लिश में इसको देख करके लिख सकते हैं, हमने आपके लिए किया है, इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। और तो ये रहा कुल मिला करके। तो
जाहिर सी बात है थोड़ा आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी। ये आईएएस का एग्ज़ाम है और पीसीएस से भी, आईएएस पीसीएस में ये अपने आप में संपूर्ण है। ये काफ़ी है आपके लिए अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं और टारगेट बनाइए कि 5 दिन में या 1 हफ्ते में आपको ये तैयारी करनी है। इससे आप ये समझिए कि 5 से 7 क्वेश्चन तक आपका हल हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। जब हम एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरी होलिस्टिक अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग होती है, मल्टी डायमेंशनली हम उस चैप्टर को समझते हैं और उसको हर एक पहलू से समझ के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको मैं ये बताऊं कि यूपीएससी में क्वेश्चन टर्न करता है, किसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन आपको दे देगा लेकिन आपको लिखना मिला के, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भटकते रहते हैं। अब यह है कि इनमें से 10 पॉइंट आपको नहीं लिखना है, वहाँ 3-4 पॉइंट लिखना है। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इतना कि आप लिख पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वहाँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत कम टाइम होता है आपके पास लिखने के लिए। तो इसलिए आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये है, और जाहिर सी बात है इतना पूरे टॉपिक को कवर करने में 1 घंटा के करीब लग ही जाता है, 50 मिनट। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हमने उर्दू में भी तैयार किया है, हालांकि लास्ट में उसको भी आप एक नज़र, उर्दू के विद्यार्थी भी कई बार उनको काम आ जाता है। कई लोग उर्दू में भी तैयारी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उर्दू में भी तैयारी आप कर सकते हैं, उर्दू अलाउड है। और विभिन्न राज्यों में जैसे बिहार में, केरल और जम्मू कश्मीर वगैरह में उर्दू में भी बच्चे तैयारी करते हैं। तो वो आप पॉज करके इसको अगर आप चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो और आप को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समाजी वजह, मजहबी वजह, सियासी वजूहात, बगावत की नौइयत, बगावत के बड़े मराकिज़, बगावत की नाकामी की वजूहात और बगावत का मरकज़ी रहनुमा। 1857 की बगावत के नतायज, नतायज के मतलब प्रभाव, परिणाम। एक नज़र में यादगार हक़ाइक़। 1857 की बगावत फौरी वजह चिंगारी वाले कारतूस थी। इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। तो ये रहा कुल मिला करके। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अच्छे से नोट बनाएं, इसको लिखें और कम से कम टारगेट बनाएं। 100 बार याद करें, 100 बार लिखें, 100 बार वीडियो सुनते रहें। हफ्ते में देखिए, रिवीजन का सबसे बड़ा रोल होता है। आपको रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं रिवीजन नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो और मैं आपको ये बता दूं, इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जब बेसिक कोर्स आप कंप्लीट करिए, उस बेसिक कोर्स को जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप जो है ना मेंस की तैयारी उसके साथ लेके चलिए, या उसको कंप्लीट कर लीजिए 2 महीने में, 3 महीने में। अगर 1 महीने में कर सकते हैं तो 1 महीने में, अगर आप फुल टाइमर हैं तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।